नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो चुपचाप कई लोगों की जिंदगी मुश्किल बना देता है। क्रॉनिक पेन, मतलब वो दर्द जो जाता ही नहीं, महीनों सालों तक रहता है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक श्रोता ने कुछ दस्तावेज भेजे हैं। मैनेजिंग क्रॉनिक पेन गाइड के कुछ हिस्से हैं ये, और ये सीबीटी मतलब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के नजरिए से लिखे गए हैं। हाँ, सीबीटी अप्रोच। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन दस्तावेजों से वो काम की बातें निकाले जो शायद दर्द के साथ जीने में थोड़ी मदद कर सकें। बिल्कुल। ये सिर्फ शरीर के दर्द की बात नहीं है ना? ये समझने की कोशिश है कि हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स, हमारे काम करने का तरीका, ये सब कैसे दर्द को कम या ज्यादा करता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, और ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। क्रॉनिक पेन सिर्फ घुटने या कमर का दर्द नहीं रह जाता। वो धीरे धीरे पूरी लाइफ पर असर डालता है। आपका काम, आपके रिश्ते, आपका मूड, यहाँ तक कि आप भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, सब पर। सही कह रहे हैं। और सीबीटी अप्रोच इसी पूरे होलिस्टिक पिक्चर को देखता है। वो सिर्फ दर्द पर नहीं, बल्कि दर्द के साथ जुड़ी हर चीज़ पर काम करने की कोशिश करता है। गाइड की शुरुआत भी इसी बात से होती है कि दर्द सिर्फ फिजिकल सेंसेशन नहीं है, ये हमारे सोचने का तरीका, महसूस करने का तरीका, यहाँ तक कि हमारे बर्ताव को भी बदल देता है। राइट। बिल्कुल। पर अच्छी बात यह है, और ये सुनकर थोड़ी राहत मिलती है, कि कुछ नए स्किल सीखकर हम इस पर काफी हद तक कंट्रोल पा सकते हैं। हाँ, कंट्रोल की भावना। हाँ, लेकिन ये साफ करना बहुत जरूरी है कि ये किसी डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं है। डॉक्टर की राय हमेशा सबसे पहले। जाहिर है, वो तो है ही। तो पहला कदम क्या बताया गया है? गाइड कहती है अपने दर्द के पैटर्न को पहचानो। मतलब कौन सी चीजें, कोई एक्टिविटी, कोई सोच, कोई इमोशन इसे बढ़ाती हैं राइट। और कौन सी कम करती हैं। राइट। अक्सर होता ही है ना कि लोग दर्द के डर से हिलना डुलना ही बंद कर देते हैं। हाँ, अवॉइडेंस। हाँ, और फिर नेगेटिव सोचने लगते हैं और अनजाने में उस दर्द के जाल में और गहरे फंसते जाते हैं। बिल्कुल, वो एक विशेष साइकिल बन जाता है। जैसे वो रोहन का केस था गाइड में, 20 साल का लड़का, कॉलेज स्टूडेंट। हाँ, फुटबॉल वाला। हाँ, पीठ दर्द था उसे। उसने फुटबॉल खेलना बंद कर दिया, दोस्तों से मिलना कम कर दिया, उदास रहने लगा। लेकिन जब उसने नोटिस करना शुरू किया कि अच्छा, ज्यादा देर बैठने से दर्द बढ़ता है, थोड़ा चलने से ठीक लगता है, टेंशन होती है तो दर्द तेज हो जाता है, अच्छा। तब उसे पहली बार लगा कि अरे, कुछ चीजें तो हैं जो शायद मेरे कंट्रोल में हैं। ये जो अवेयरनेस है ना, पैटर्न पहचानना, यही पहला ब्रेक थ्रू है। सही कहा, बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है अगला कदम, छोटे स्पेसिफिक गोल सेट करना। अचीवेबल गोल्स। हाँ, दर्द की वजह से एक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसे वापस लाना जरूरी है। जैसे रोहन ने गोल बनाया, रोज शाम को 10 मिनट वॉक करूंगा। सिर्फ 10 मिनट? हाँ, बस 10 मिनट। ये नहीं कि मैं ज्यादा एक्टिव रहूंगा, वो तो बहुत वेग है। स्पेसिफिक गोल ज्यादा काम करते हैं। शुरू में मुश्किल हुई होगी उससे, पर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ा। और ये जो धीरे धीरे बढ़ने वाला तरीका है ना, ये सिर्फ फिजिकल स्टैमिना नहीं बनाता, ये मेंटल रेजिलियंस भी बनाता है। अच्छा। हाँ, मकसद परफेक्शन नहीं है, मकसद है प्रोग्रेस, रोज थोड़ा सा बेहतर। गाइड में रिलैक्सेशन टेक्निक्स पर भी काफी जोर दिया गया है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। जैसे गहरी सांस लेना पेट से, और एक वो प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, पीएमआर जिसे कहते हैं। हाँ, मसल्स को टेंस करके फिर रिलीज करना। हाँ, और विजुअल इमेजरी, मतलब मन में किसी शांत जगह की कल्पना करना। रोहन ने जब गहरी सांसें लेनी शुरू की तो उसे लगा कि स्ट्रेस कम होता है, तो दर्द भी थोड़ा मैनेजेबल लगता है। बिल्कुल। ये तकनीकें करती क्या हैं? ये हमारे शरीर का जो फाइट या फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स होता है ना, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, हाँ, उसको शांत करती हैं। और रेगुलर प्रैक्टिस से ये दिमाग तक जाने वाले दर्द के सिग्नल्स के रास्ते में थोड़ी, क्या कहते हैं, रुकावट डाल सकती हैं। अच्छा। हाँ, सोचिए जैसे दर्द के लिए कोई गेट है और ये तकनीकें उसे थोड़ा बंद रखने में मदद करती हैं। ये गेट वाली बात, ये हमें एक बहुत ही, मतलब शायद सबसे जरूरी पहलू पर लाती है। हाँ। हमारे विचारों का दर्द पर असर। हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। गाइड साफ कहती है कि नेगेटिव सोच, जैसे ये दर्द कभी जाएगा ही नहीं या मेरी तो जिंदगी ही खत्म हो गई, ये सिर्फ मूड खराब नहीं करती, ये असल में दर्द को ज्यादा महसूस करवा सकती है। बिल्कुल करवा सकती है। ये वही गेट कंट्रोल थ्योरी है जिसका मैंने अभी जिक्र किया। अच्छा, थोड़ा और बताइए इसके बारे में। सिंपल शब्दों में थ्योरी ये कहती है कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड में एक तरह का न्यूरोलॉजिकल गेट होता है। ये गेट तय करता है कि कितने दर्द के सिग्नल दिमाग तक पहुंचेंगे। अब स्ट्रेस, डर, चिंता, नेगेटिव विचार, ये सब इस गेट को ज्यादा खोल देते हैं।
तो दर्द के सिग्नल ज्यादा आसानी से और तेजी से दिमाग तक पहुंचते हैं और हमें दर्द ज्यादा महसूस होता है। और पॉजिटिव विचार? हाँ, वहीं दूसरी तरफ पॉजिटिव इमोशंस, रिलैक्सेशन, ध्यान भटाना, ये उस गेट को बंद करने में मदद करते हैं। तो उतने ही दर्द के सिग्नल शायद दिमाग तक पहुंच ही ना पाए या कम तीव्रता से पहुंचे। कमाल है। ये तो मतलब सिर्फ मन का वहम नहीं है, ये बॉडी का मैकेनिज्म है। बिल्कुल, ये फिजियोलॉजी है। और हम सब ने महसूस किया होगा कैसे दिमाग में अचानक वो नेगेटिव विचार आते हैं। गाइड उन्हें ANTs कहती हैं, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। चींटियों की तरह। हाँ बिल्कुल, चुपके से आते हैं और परेशान करते हैं। और इनमें अक्सर सोचने की कुछ गलतियां होती हैं, कॉग्निटिव एरर्स। हाँ, जैसे ऑल और नथिंग थिंकिंग। हाँ, सब कुछ या कुछ नहीं, अगर आज वॉक पर नहीं गया तो बस सब बेकार है। या फिर कैटास्ट्रोफाइजिंग, बढ़ा चढ़ाकर सोचना, आज दर्द ज्यादा है, लगता अब मैं कभी ठीक ही नहीं हो पाऊंगा। बिल्कुल, और यही CBT की एक मुख्य टेक्निक काम आती है, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। मतलब अपनी सोच के पैटर्न को पहचानना और बदलना। इसे करते कैसे हैं? इसका एक आसान तरीका है ABC मॉडल। A माने एक्टिवेटिंग इवेंट, यानी वो घटना जिसने विचार को ट्रिगर किया। ठीक है। B माने बिलीफ, यानी उस घटना के बारे में हमारा विचार या विश्वास। ओके। और C माने कॉन्सिक्वेंस, यानी उस विचार का नतीजा, हमारी भावनाएं, हमारा व्यवहार। अच्छा, ABC। हाँ, जैसे वो अमित वाला उदाहरण था गाइड में, पीठ दर्द के कारण बेटे के साथ पार्क नहीं जा पाया। ए, उसका विचार क्या? B, मैं कितना बेकार पिता हूँ। ओ, नतीजा C, गिल्ट, उदासी। अब देखिए, दुख सीधे पार्क न जा पाने A से नहीं आया, दुख आया उस विचार B से कि मैं बेकार पिता हूँ। हाँ, बात तो सही है। तो फिर इस विचार B को बदलें कैसे? सवाल पूछकर खुद से पूछे, क्या ये विचार 100% सच है? इसका क्या सबूत है? क्या कोई और तरीका इसे देखने का? अच्छा, जैसे वो रेहाना थी जिन्हें दर्द की वजह से नौकरी छोड़नी पड़ी थी। उनका पहला विचार, मैं अब किसी काम की नहीं रही। उन्होंने खुद को चैलेंज किया, क्या ये सच है? उन्होंने अपनी पुरानी स्किल्स, अपनी अचीवमेंट्स याद की। तो नया ज्यादा बैलेंस्ड विचार क्या बना? नौकरी छूटना बुरा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेकार हूँ। मेरा रास्ता बदला है, खत्म नहीं हुआ। और इस बदले हुए विचार से फीलिंग्स भी बदलती होंगी। बिल्कुल, निराशा की जगह शायद थोड़ी उम्मीद, थोड़ी हिम्मत आई होगी। ये विचारों का खेल, ये सीधे स्ट्रेस से भी जुड़ा है ना? हाँ बिल्कुल, स्ट्रेस और दर्द का तो जैसे चोली दामन का साथ है, एक दुष्चक्र है। कैसे? स्ट्रेस से मसल्स टाइट होती हैं, हार्मोन्स बदलते हैं, ये सब दर्द को बढ़ा सकता है। और लगातार दर्द में रहना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। हाँ, ये तो है। स्ट्रेस बाहरी भी हो सकता है, काम का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां, और अंदरूनी भी, जैसे परफेक्शनिस्ट होना या यही नेगेटिव सोच को लो। इस तो सिग्नल पहचानना जरूरी है। बहुत जरूरी। क्या मसल्स में हमेशा खिंचाव रहता है? क्या नींद खराब हो गई है? चिड़चिड़ापन बढ़ गया है? जैसे वो समीर थे, मार्केटिंग जॉब वाले। हाँ, गर्दन दर्द वाले। उनका गर्दन दर्द सीधे काम के स्ट्रेस से बढ़ता था। तो इसका उपाय क्या है? स्ट्रेस तो रहेगा ही थोड़ा बहुत। गाइड कहती है, जिन स्ट्रेसर्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं उन्हें बदलने की कोशिश करें। जैसे समीर ने शायद काम डेलीगेट किया होगा। और जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया बदलें। अपनी प्रतिक्रिया कैसे? जैसे समीर ने काम के बीच छोटे ब्रेक लेना शुरू किया, ये सोचना छोड़ा कि हर चीज परफेक्ट ही करनी है। या जैसे वो पूजा थी, माइग्रेन वाली वर्किंग मॉम। हाँ, उनका उदाहरण भी था। उन्होंने अपने विचारों को चैलेंज करना सीखा। माइग्रेन से पूरा दिन खराब हो गया के बजाय सोचा, ये मुश्किल है पर मैं इसे मैनेज कर सकती हूँ। और जब बच्चों पर गुस्सा आता था तो चिल्लाने के बजाय टाइम आउट लेना सीखा। टाइम आउट मतलब उस सिचुएशन से फिजिकली कुछ देर के लिए हट जाना, शांत होना, फिर बात करना। अच्छा, ये जो रोजमर्रा के छोटे छोटे स्ट्रेस बस्टर्स है ना, रिलैक्सेशन, कोई हॉबी, 10 मिनट सिर्फ अपने लिए, ये लग्जरी नहीं, ये जरूरत है क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट में। जरूरत। स्ट्रेस कम होगा तो दर्द से लड़ने की आपकी अपनी कैपेसिटी बढ़ेगी। एक और पैटर्न जो गाइड में बताया गया है और जो मैंने सुना भी है कई लोगों से, वो है बूम बस्ट साइकिल। हाँ, ये बहुत कॉमन है। मतलब जिस दिन दर्द कम होता है, अच्छा फील होता है, बूम। हाँ, उस दिन लोग जोश में आकर खूब सारा काम कर डालते हैं और फिर बस्ट, अगले कई दिन बिस्तर पर। हाँ, जैसे वो आशा थी जिन्हें गार्डनिंग बहुत पसंद थी। हाँ, उनका उदाहरण था। एक दिन खूब गार्डनिंग कर ली, फिर हफ्ता भर दर्द में। तो इसका क्या हल है? ये तो बड़ा नेचुरल लगता है कि अच्छा फील हो तो काम कर लो। यहीं पर गाइड एक काउंटर इंट्यूटिव पर बहुत असरदार तरीका बताती है, टाइम बेस्ड पेसिंग। टाइम बेस्ड पेसिंग
मतलब अपनी एक्टिविटी को दर्द के हिसाब से नहीं बल्कि घड़ी देखकर प्लान करना। घड़ी देखकर? ये या। कैसे? आप पहले ये तय करते हैं कि कोई काम आप कितनी देर करेंगे और फिर कितनी देर का ब्रेक लेंगे। और ये आप तब भी फॉलो करते हैं जब आपको लग रहा हो कि आप और कर सकते हैं और दर्द भी नहीं है। है? मतलब अच्छा फील हो रहा हो तब भी रुक जाएं? ये तो मुश्किल लगता है। शुरू में मुश्किल है, बिल्कुल, लेकिन यही इसका राज है। मान लीजिए आशा ने तय किया कि वो 30 मिनट गार्डनिंग करेंगी और 10 मिनट ब्रेक लेंगी। ठीक है। तो जैसे ही 30 मिनट हुए उन्हें रुकना है, चाहे वो कितना भी अच्छा महसूस कर रही हों। फिर 10 मिनट का ब्रेक लेना ही है। लेकिन क्यों? अगर वो और कर सकती हैं तो? क्योंकि अगर वो बूम फेज में चली गई तो बस्ट फेज आने का खतरा बढ़ जाता है। ये तरीका ओवर एक्सर्शन को रोकता है। आप धीरे धीरे बिना दर्द को भड़काए अपनी एक्टिविटी लेवल बढ़ाते हैं। अच्छा, तो आशा ने जब ये अपनाया तो वो शायद रोज थोड़ी थोड़ी गार्डनिंग कर पाई। एग्जैक्टली, बजाय एक दिन सब करके हफ्तों लेटे लाने के। इसी तरह पूजा ने ऑफिस में हर घंटे 10 मिनट का ब्रेक फिक्स किया। इससे उनका माइग्रेन भी कंट्रोल में रहा। तो ये उस ऊंच नीच वाले साइकिल को तोड़ता है। हाँ, ये आपको एक सस्टेनेबल लेवल पर एक्टिव रहने में मदद करता है और डर कम करता है। आपको पता होता है कि आप कितना कर सकते हैं बिना अगले दिन मुसीबत में पड़े। ये कंट्रोल वाली फीलिंग देता होगा। बिल्कुल, कंट्रोल वापस लाता है। और कंट्रोल वापस लाने की बात से याद आया, उन चीजों पर वापस जाना जो खुशी देती हैं। हाँ, प्लेजरेबल एक्टिविटीज। दर्द की वजह से अक्सर लोग वो सब छोड़ देते हैं जो उन्हें पसंद था। जैसे वो रीना थी जिन्होंने पेंटिंग छोड़ दी थी। गाइड कहती है कि इन एक्टिविटीज को जानबूझकर अपनी लाइफ में वापस लाना बहुत जरूरी है, शायद छोटे स्केल पर ही सही। इन्हें बाकायदा शेड्यूल करें। हाँ, ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये आपकी रिकवरी का हिस्सा है। कैसे? मतलब मजा आने से दर्द कैसे कम होगा? कई तरीकों से। एक तो आपका ध्यान दर्द से हटता है, दूसरा मूड अच्छा होता है और पॉजिटिव मूड दर्द सहने की क्षमता बढ़ाता है। तीसरा, जब हम एंजॉय करते हैं तो ब्रेन में फील गुड केमिकल्स रिलीज होते हैं जो नेचुरल पेन रिलीवर की तरह काम कर सकते हैं। अच्छा। तो रीना ने दोबारा पेंटिंग शुरू की, शायद रोज 15 मिनट। सुनीता, जिन्हें घुटनों में दर्द था, उन्होंने गार्डनिंग के लिए ऊंचे गमले इस्तेमाल करने शुरू किए और हफ्ते में एक बार अपनी सहेली से फोन पर बात करना फिक्स किया। और उन्हें फर्क महसूस हुआ? हाँ, दोनों ने बताया कि उनके मूड में और दर्द को हैंडल करने की उनकी एबिलिटी में सुधार हुआ। दर्द के साथ एक और मुश्किल इमोशन जुड़ा है, गुस्सा। ओह हाँ, बहुत कॉमन है। कभी अपने हालत पर, कभी दूसरों पर जो समझते नहीं। वो विक्रम का उदाहरण था ना, जो दर्द की फ्रस्ट्रेशन में बेटे पर चिल्ला पड़े थे। हाँ, और सुनीता को भी शुरू में बहुत चिड़चिड़ाहट होती थी। पर गुस्सा तो दर्द को और बढ़ा सकता है ना, मसल्स टेंशन वगैरह से। बिल्कुल, गुस्सा आना नॉर्मल है, पर उसे मैनेज करना सीखना जरूरी है। गाइड कुछ स्टेप्स बताती है। पहला, अवेयरनेस। पहचाने कि गुस्सा कब आता है, क्यों आता है और शरीर में उसके सिग्नल क्या हैं। जैसे जबड़े भिंचना। हाँ, या मुट्ठियां कसना, दिल तेज धड़कना। दूसरा, अपनी इंस्टेंट रिएक्शन को बदलें। जैसे ही गुस्सा उठे, शांत होने की कोशिश करें, टाइम आउट लें, गहरी सांसें लें। और तीसरा? तीसरा, अपनी बात शांति से पर फर्मली कहें। असर्टिवनेस। चिल्लाने के बजाय आई स्टेटमेंट्स यूज करें। आई स्टेटमेंट्स? हाँ, जैसे विक्रम ने अगली बार बेटे को ये कहने के बजाय कि तुम कितना शोर करते हो, ये कहा, जब घर में शोर होता है स्थिति तो मेरा सिर दर्द बढ़ जाता है। असर, इसलिए प्लीज थोड़ी देर धीरे खेलो। निवेदन। इससे बात भी पहुंच गई और झगड़ा भी नहीं हुआ। एग्जैक्टली, रिश्ता भी बचा, स्ट्रेस भी कम हुआ। और अब आते हैं नींद पर। क्रॉनिक पेन और नींद, इनका तो जैसे 36 का आंकड़ा है। बिल्कुल, नींद नहीं आती तो दर्द बढ़ता है, दर्द होता है तो नींद नहीं आती। एक और विशेष साइकिल। अर्जुन का केस था जो देर रात तक फोन देखता था। हाँ, और फिर नींद खराब, अगले दिन दर्द और थकान ज्यादा। सुनीता को भी शुरू में नींद की बहुत प्रॉब्लम थी। तो अच्छी नींद के लिए क्या करें? गाइड स्लीप हाइजीन पर जोर देती है, मतलब नींद की अच्छी आदतें। जैसे? रेगुलर स्लीप शेड्यूल, रोज करीब करीब एक ही टाइम पर सोना और जागना, वीकेंड पर भी। अच्छा। सोने से घंटा भर पहले स्क्रीन टाइम बंद, फोन, टीवी, लैपटॉप नहीं। कुछ रिलैक्सिंग करें, किताब पढ़ें, नहाएं, हल्का म्यूजिक सुनें। बेडरूम का माहौल नींद के लायक हो, अंधेरा, शांत, ठंडा। शाम के बाद कैफीन, चाय, कॉफी और निकोटीन अवॉइड करें। और अगर फिर भी नींद ना आए तो बिस्तर पर पड़े पड़े चिंता ना करें। ये बहुत जरूरी टिप है। अगर 20-30 मिनट में नींद नहीं आ रही तो उठ जाएं, दूसरे कमरे में जाएं, कुछ शांत सा करें जब तक नींद ना आने लगे, फिर वापस बिस्तर पर जाएं। इससे क्या होगा?
इससे आपके दिमाग में बिस्तर और नींद न आने की फ्रस्ट्रेशन का कनेक्शन टूटेगा। बिस्तर सिर्फ सोने के लिए होना चाहिए। अर्जुन ने फोन हटाया, रूटीन बनाया, तो उसकी नींद और दर्द दोनों बेहतर हुए। हाँ, और सुनीता ने भी कमरे का माहौल ठीक किया, सोने से पहले टीवी बंद किया। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ा फर्क लाती हैं। बिल्कुल, ये सब मिलकर एक तरह का टूल किट बन जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन गाइड ये भी याद दिलाती है कि ये सफर हमेशा स्मूथ नहीं होता, उतार चढ़ाव आते हैं। हाँ, फ्लेयर अप्स और रिलैप्स। फ्लेयर अप मतलब जब दर्द अचानक बढ़ जाता है। हाँ, और रिलैप्स मतलब जब आप शायद पुरानी आदतों में वापस चले जाते हैं, जैसे एक्टिविटी बंद कर देना या नेगेटिव सोचना। गाइड कहती है ये नॉर्मल है, इसे फेलियर ना समझें। सोनिया का उदाहरण था, वो ठीक चल रही थी, पर काम के स्ट्रेस और ट्रैवल के कारण उनका दर्द बढ़ गया, फ्लेयर अप हुआ। हाँ, और यहीं पर तैयारी काम आती है। गाइड कहती है एक फ्लेयर अप एक्शन प्लान पहले से बनाकर रखें। एक्शन प्लान, इमरजेंसी किट जैसा। बिल्कुल, उसमें आप पहले से लिख लें कि अगर दर्द बढ़ता है तो आप क्या करेंगे, कौन सी रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करेंगे, एक्टिविटी कितनी कम करेंगे, किससे बात करेंगे, कौन से पॉजिटिव थॉट्स खुद को याद दिलाएंगे। अच्छा, सिर्फ ये पता होना कि आपके पास एक प्लान है, पैनिक कम कर देता है। तो सोनिया ने अपने प्लान को यूज किया। हाँ, उन्होंने आराम किया, रिलैक्सेशन बढ़ाया, डॉक्टर से बात की और खुद को याद दिलाया कि ये टेम्पररी है। इससे वो सिचुएशन को बेहतर मैनेज कर पाई। सुनीता ने भी मुश्किल दिनों के लिए अपना प्लान रेडी रखा था। और सबसे जरूरी बात शायद ये है कि जो स्किल सीखें उनका अभ्यास करते रहें। बिल्कुल, तब भी जब आप अच्छा महसूस कर रहे हों। कंसिस्टेंसी ही लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट की चाबी है। सोनिया ने फ्लेयर अप के बाद अपने पेसिंग और रिलैक्सेशन रूटीन को और सीरियसली लिया। सुनीता ने खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए एक चार्ट बनाया था जिस पर वो रोज टिक करती थी। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो हमने इन दस्तावेजों से क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट के कई अहम पहलू देखे। हाँ, ये समझना कि दर्द सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये पूरी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। हमारी सोच, हमारा स्ट्रेस, ये सब दर्द को घटा बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, विचारों की ताकत। फिर वो एक्टिविटी और रेस्ट के बीच बैलेंस साधना, पेसिंग, टाइम बेस्ड पेसिंग। हाँ, लाइफ में खुशी वाली एक्टिविटीज को वापस लाना, गुस्से को मैनेज करना, नींद को प्राथमिकता देना, और आखिर में मुश्किल दिनों के लिए तैयार रहना, फ्लेयर अप प्लान बनाना। ये सब मिलके एक पूरा फ्रेमवर्क बनाते हैं। ये कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है कि दर्द गायब हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये आपको वो टूल्स जरूर देते हैं जिनसे आप असहाय महसूस करने के बजाय कंट्रोल में महसूस कर सकें। ये एक लगातार चलने वाली जर्नी है। इसमें धैर्य चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए और सबसे ज्यादा खुद पर थोड़ी नरमी, सेल्फ कंपैशन। खुद पर नरमी, ये बहुत जरूरी बात है। बिल्कुल। और इसी नोट पर एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। क्या ऐसा हो सकता है कि क्रॉनिक पेन का जो सबसे बड़ा दर्द है वो शायद वो फिजिकल सेंसेशन ना हो, बल्कि अपनी जिंदगी पर से कंट्रोल खो देने का एहसास हो? इंटरेस्टिंग पॉइंट। और क्या ये सारी स्ट्रैटेजीज, ये तकनीकें असल में सिर्फ दर्द कम करने के बारे में नहीं, बल्कि उस खोए हुए कंट्रोल को धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप वापस पाने के बारे में ज्यादा हैं? सोचने वाली बात है, कंट्रोल वापस पाना। ये विश्लेषण श्रोता द्वारा प्रदान किए गए मैनेजिंग क्रॉनिक पेन अ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी अप्रोच .pdf के अंशों पर आधारित था।